फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे डेट टू इक्विटी क्या है और डेट टू इक्विटी क्यों इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक सिलेक्शंस में, और ये वाई इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है फॉर मल्टीप्लेयर स्टॉक्स फाइंड आउट करने में, और इससे हमारे हेल्थ कंडीशन स्टॉक्स और कंपनी के कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके पहले के सिनारियो में हमने देखा था, हमने लर्निंग विद अर्निंग विद हमारे इस चैनल में लर्निंग विद अर्निंग में कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस करना आपको फ्रॉम द बिगनिंग से सिखा रहे हैं फॉर द बिगनर्स एंड ऑल द पीपल्स जो इसमें आपको बने रह सकते हैं और इसको बारे में कमेंट कर सकते हैं कैसे चल रहा है ये सेशन। तो देखिए चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग डेट टू इक्विटी के बारे में। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डेट और इक्विटी दो पैरामीटर इन्वॉल्व है। तो ये डेट और इक्विटी का एक रेशियो है जिसको डेट टू इक्विटी कहते हैं। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, यानी डेट को क्या करेंगे कि टोटल लाइबिलिटीज और टोटल डेट, जो लाइबिलिटीज है उसकी, उसका टोटल डेट हुआ डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी को करेंगे तो हमारा डेट टू इक्विटी आ जाएगा। जैसे कि अब हम यहाँ देख सकते हैं लेटरल भाषा में, अगर लेटरल डेफिनेशन देखें, डेट टू इक्विटी रेशियो इज द फाइनेंशियल मैट्रिक्स यूज टू evaluate a company financial leverages by the comparing its total liabilities, that is, or total debt, to the shareholders equity. It is calculated as total liabilities यानी total debt जिसको बोलेंगे divided by share holding equities. So this ratio indicates how much debt a company using to finance and its operation relative to its equity. A high ratio suggested more debt जैसे reliance, which can amplify return but also increases risk. एक एग्जाम्पल के तौर पे है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपको कंपनी को आगे बढ़ाना है तो डेट लेने की जरूरत पड़ती है, और डेट और इक्विटी के रेशियो के हिसाब से हम देखते हैं कि उस कंपनी का डेट टू इक्विटी क्या है और इसके हिसाब से एनालाइज करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन है कि हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो समझने के बाद हमने समझ लिया कि सेशन में डेट और इक्विटी क्या होता है। आपके टोटल लाइबिलिटीज और जो टोटल इक्विटी डेट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो डेट टू इक्विटी आ जाएगी। अब इसको आगे देखते हैं कि कम टू द पॉइंट इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन क्या है। व्हाट डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर द सेलेक्टिंग स्टॉक फॉर द सेक्टर वाइज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेट टू इक्विटी का सेक्टर वाइज क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे सभी स्टॉक को डेट टू इक्विटी एक तरह से नहीं दे सकते। जैसा कि हम एक चीज कह सकते हैं, डेट टू इक्विटी आपका जो यूटिलिटी है, ये टेलीकम्युनिकेशन उधर में ज्यादा होता है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज्यादा, और उसको डेवलप करने के लिए डेट ज्यादा लेना पड़ता है, तो वहाँ डेट टू इक्विटी आपको ज्यादा मिलेगा। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल ये टेक्नोलॉजी अगर आईटी सेक्टर की बात करें या आईटी सेक्टर की बात करें, उसमें डेट टू इक्विटी मॉडरेट और एवरेज रहता है। इनमें लो डेट टू इक्विटी वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर काम एम्प्लॉई बेसिस किया जाता है, वहाँ पे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आती है और ज्यादा लेवरेजेस की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ एक लो डेट टू इक्विटी को देखने को मिलता है मुझे। अब फाइनेंशियल रेशियो में ऑब्वियसली बात है कि फाइनेंस करेंगे तो वो पैसा मुझे उधार पे लेना पड़ेगा और मुझे उसको फाइनेंस करके फिर उससे हमें रिटर्न जनरेट करना है, तो उस हिसाब से वहाँ डेट टू इक्विटी ज्यादा होगा। तो एक वहाँ उसकी डेट टू इक्विटी के लिए पॉजिटिव एक चीज बन सकता है कि बैंक में डेट टू इक्विटी जितना ज्यादा है, वो ज्यादा लेवरेज लेके उतने बिजनेस पर रिटर्न जनरेट करा रहा है। तो फाइनेंस की कंपनियों में डेट टू इक्विटी ज्यादा हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने देख रहे हैं सेक्टर वाइज, टेलीकम्युनिकेशन में हमारा डेट टू इक्विटी लोएस्ट रहता है, और यूटिलिटी और टेलीकम्युनिकेशन में ज्यादा हो सकता है, सॉरी टेक्नोलॉजी में लो हो सकता है। तो अब देखेंगे कि हम लोग डेट टू इक्विटी में रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हाई डेट टू इक्विटी और लो डेट टू इक्विटी क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। लो डेट टू इक्विटी अगर हम देखते हैं कि बोलते हैं हमारा बढ़िया होता है, लेकिन लो डेट टू इक्विटी में मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसमें रिस्क भी तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर फाइनेंस लेनी है, वो लोन नहीं लेनी, तो बिजनेस कैसे कर रही है। तो हमें लो डेट टू इक्विटी पे भी मुझे हम लोगों को एनालाइज करते हुए समय ध्यान देना चाहिए कि लो डेट टू इक्विटी में इंडिकेट्स कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग, यानी लोअर बैंक रिपिटी रिस्क बट कुड साइन सिंगल अंडर द लेवरेज। तो इसमें इसमें क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से इसकी लो डेट टू इक्विटी है, तो इसमें हमको एनालाइज करना है। और अगर डेट टू इक्विटी हाई हो गई तो इसमें अगर बोले तो डेट टू इक्विटी इन जनरल भाषा में बोले डेट टू इक्विटी हाई है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। बट अगर फाइनेंशियल ग्रोथ अगर देखा जाए, फाइनेंशियल स्ट्रेस कंपनी है, तो डेट टू इक्विटी अच्छी होगी। अगर इकोनॉमिक्स कॉन्टेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट टू इक्विटी को हम लोग एनालाइज करें तो हमारी लो डेट टू इक्विटी होगी, लो इंटरेस्ट कवरिंग साइकिल पोजीशन होगा, डेट में भी मैनेजेबल। अगर हाई डेट टू इक्विटी है और हमारा डेट टू इक्विटी हाई है और हमारा इंटरेस्ट लो है उस समय का एनवायरनमेंट में, तो हमारा ये हाई डेट टू इक्विटी सर्वाइव कर जाएगी। जैसे कि इंडस्ट्री में अगर हाई डेट टू इक्विटी है और ड्यूरिंग द स्लो डाउन, इंडस्ट्री स्लो डाउन है और हमारा डेट टू इक्विटी हाई है, तो वो हमारा एक रिस्क इन्वॉल्व कर सकता है। क्यों रिस्क इन्वॉल्व कर सकता है, मुझे पैसा हाई इंटरेस्ट रेट है तो मुझे डेट टू इक्विटी ले रहे हैं तो मुझे हाई पैसा रिटर्न करना है, और उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि नहीं रहा, वो हम लोगों को समय देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि डेट टू इक्विटी सेक्टर वाइज कितना, किस सेक्टर वाइज कौन कौन से
डेट टू इक्विटी हमारे बड़ी यूटिलिटी की अगर पोजीशन की बात करें, यूटिलिटी में देखेंगे तो डेट टू इक्विटी 1.5 से 2 के अंदर होना चाहिए। यानी ए डेट टू इक्विटी ऑफ द 2 इज द नॉर्मल। फोकस ऑन द स्टेबल कैश फ्लो एंड रेगुलेटरी सपोर्ट। अगर 1 से 2 के नीचे कोई आपने स्टॉक लिया है, वो यूटिलिटी सेक्टर में आता है, उसकी डेट टू इक्विटी 1 से 2 है, अगर उसमें आपका कैश फ्लो आ रहा है तो वो एक अच्छा डेट टू इक्विटी ठीक माना जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें नहीं होगी। बट एक यूटिलिटी अगर है और सो डेट टू इक्विटी उसकी 1.2 है, मे बी अंडर वैल्यूड हो सकता है और ओवर ओवरली कॉन्शियस रहने की वहाँ पे जरूरत हो सकती है। अगर डेट टू इक्विटी यूटिलिटी है, यूटिलिटी बिना डेट टू इक्विटी का काम नहीं करेगा। अगर 1.2 से कम उसकी डेट टू इक्विटी आ रही है तो अंडर वैल्यूड है और वहाँ पे हो सकता है कुछ काम धंधा कम चल रहा हो। तो इस यूटिलिटी बिजनेस को देखने के लिए डेट टू इक्विटी का पोजीशन को ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं टेक्नोलॉजी में डेट टू इक्विटी क्या होता है। जैसे हमने टेक्नोलॉजी में बताया ज़्यादा डेट नहीं रहता है, तो आईटी सेक्टर और जितने भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स उसमें देखेंगे तो 0.5 के नीचे ही डेट टू इक्विटी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर डेट टू इक्विटी अगर यूजुअली हाई रहता है, अगर आईटी टेक्नोलॉजी में 1.5 से ऊपर रहता है, तो इन्वेस्टमेंट इट डेट इफ डेट इज फंडिंग आर&डी और एक्विजिशन में जाएगा। अगर डेट टू इक्विटी ज़्यादा है तो हो सकता है वो आर&डी कर रहे हैं या एक्विजिशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से डेट ज़्यादा है। उस हिसाब से आपको इसको समझना पड़ेगा क्यों ज़्यादा आ रहा है 1.5 से डेट टू इक्विटी। हमारा बेंचमार्क कहता है कि डेट टू इक्विटी 0.5 आईटी टेक्नोलॉजी से शुरू में होनी चाहिए। फाइनेंशियल में अगर एवरेज डेट टू इक्विटी देखें 5 होती है, यहाँ 0.5 और यहाँ 5 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 एवरेज डेट टू इक्विटी, यानी 5 गुना आप लेवरेज ले रहे हैं। इक्विटी के अकॉर्डिंग डेट आपका 5 गुना आ रहा है। Banking is normally having the high debt to equity due to deposit. Focus on the capital acquisition and ratio and rational interest. अगर यहाँ पे बैंकिंग्स का कोई सेक्टर का स्टॉक आपने ले लिया है, बजाज फाइनेंस ले लिया है, या फिर कोई बैंकिंग के स्टॉक्स ले लिए हैं, अगर एसबीआई ले लिया, उसकी डेट टू इक्विटी 5 और उससे ऊपर होगी तो बढ़िया माना जाएगा। यानी इस डेट टू इक्विटी के कारण ये अपना फंड जनरेट कर सकती है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखना पड़ेगा और आरओसी को देखना पड़ेगा। देखेंगे कोई मैन्युफैक्चर सेक्टर के स्टॉक हम ले रहे हैं, वहाँ पे डेट टू इक्विटी क्या और कितना मेंटेन करना है। तो मैन्युफैक्चर सेक्टर में स्टॉक में 0.5 to 1 मेंटेन करना है। यानी डेट टू इक्विटी मैन्युफैक्चर सेक्टर में ज़्यादा 1 से नहीं होनी चाहिए। अगर अगर डेट टू इक्विटी ऑफ द 1.5 में इंडिकेट्स करता है कि रिस्क, सिक्लिकल रिस्क इसमें होगा। चेक द इन्वेंट्री टर्नआउट एंड द डिमांड ट्रेंड्स। अगर डेट टू इक्विटी 1.5 से ऊपर है मैन्युफैक्चरिंग में, तो क्या है वो सिक्लिकल पोजीशन को, ट्रेंड को देख रहा है। तो वहाँ पे चेकआउट करने के लिए क्या करना है, मुझे इन्वेंट्री टर्नआउट रेशियो देखना है एंड डिमांड का ट्रेंड देखना है। तो आप लोग देखिएगा कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक आपने ले लिया हुआ है तो उसकी डेट टू इक्विटी 0.5 to 1 के अंदर होनी चाहिए। 1.5 से ऊपर का डेट टू इक्विटी है तो आपको यहाँ पे कोशिश होने की जरूरत है और उसके अंदर डीपली एनालिसिस करनी पड़ेगी। इक्विटी को आगे यूटिलाइज कैसे करेंगे। स्टेप टू स्टॉक सिलेक्शन यूजिंग डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी एक पैरामीटर है जिसको आप सिर्फ डायरेक्टली स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टॉक को आप एनालाइज कर सकते हैं। स्क्रीनिंग बाय द सेक्टर, आप सेक्टर आइडेंटिफाई कीजिए। S&P 500 को अगर ले रहे हैं तो उसकी डेट टू इक्विटी टोटल क्या है। कंपेयर विद द पेयर्स, आप जिस स्टॉक को ले रहे हैं उसके पेयर्स में जितने हैं उसकी डेट टू इक्विटी क्या है, उसको इस सब वेबसाइट से जाके कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कर सकते हैं एसेट डेट हेल्थ, यानी पेयर विद द डेट टू इक्विटी विद द इंक्रीजिंग द कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड द फ्री कैश फ्लो। इसके साथ में संबंध रिलेटेड करके इसको चेकआउट करना है। एवुलेट द माइक्रो फैक्टर्स, इंटरेस्ट रेट, सेक्टर सिक्लिकलिटी एंड द रेगुलेटरी चेंजेस को देख करके इसको कंपेयर कर सकते हैं। और सिर्फ डेट टू इक्विटी को काम नहीं होगा अकेले, इसको आरओसी के साथ हमने बराबर कहा है कि आरओई को लेना है, पी रेशियो को लेना है एंड रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द हिस्टोरिकल एनालिसिस करनी है, उसके साथ में लेके चल सकते हैं। यानी ये नहीं कहने के डेट टू इक्विटी भी हमारा एक की फैक्टर है स्टॉक सिलेक्शंस में। और सेक्टर वाइज ये डेट टू इक्विटी वेरी करता है। जैसे फाइनेंस में हमने बताया ओवरऑल डेट टू इक्विटी 5 and 5 से ऊपर होना चाहिए। आईटी स्टॉक में 0.5 से नीचे होनी चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग में 1.1 से 1.1.5 तक डेट टू इक्विटी होनी चाहिए, नॉट 1 से मोर देन नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमने पूरा इसमें एनालिसिस किया डेट टू इक्विटी का। इसके हिसाब से अपने स्टॉक्स के जो भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसके हिसाब से एक अपना चेकलिस्ट बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इस बारे में अब अपने इतना ही रखते हैं और आगे के स्टॉक्स में हम लोग और टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस में और आगे भी बहुत सारे रेशियोज के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके हिसाब से स्टॉक्स सेलेक्ट करना सीखेंगे।